स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो पर आए। लाइव सेशन है आपका, इसको ज्वाइन कर लें। जल्दी से क्लास को ज्वाइन करें। आज आपका टॉपिक स्टार्ट करना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये आपका टॉपिक है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स ये आपका टॉपिक है। तो इसमें कुछ आपके पास यहाँ पर, एक मिनट, सभी को क्लियर दिख रहा है? एक मिनट चलो वेट करें। देखिए इसमें आपके पास क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। अच्छा, वीडियो सभी को क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताएं भाई। वीडियो क्लियर दिखाई पड़ रहा है? आवाज नहीं आ रही है? वीडियो क्लियर? ठीक है। अच्छा, देखिए इसमें प्रॉपर्टीज क्या, हाँ ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या है, क्वेश्चंस को पहले हम, ये आपका वैसे टॉपिक रिलेटेड है लेकिन इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसका यूज आपका आ जाता है क्वेश्चंस में। ठीक है, इसके क्वेश्चंस इस साल सिलेबस में नहीं है। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास ये कहता है यहाँ पर कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट्स है और उसमें आप रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है। सपोज करें हमारे पास डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स में वैल्यू हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 8, 1, 4, 9 एंड 6, ये आपके पास डिटर्मिनेंट्स है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंटरचेंज करें बाय इंटरचेंजिंग the rows and column, by interchanging the rows and columns। तो अगर आप इसको इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास निकल के आती है, तो देखिए जब आप इंटरचेंज करेंगे तो ये आपके पास रो कॉलम में होगा। तो ये देखिए फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो कहाँ पे चेंज करेंगे, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो आपका सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो आपके पास इंटरचेंज होगा थर्ड कॉलम में। तो अगर आप डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर दें, देखिए इससे जो वैल्यू आपके पास आएगी और इससे जो वैल्यू आएगी दोनों आपके पास इक्वल होते हैं। देखिए ये सब प्रॉपर्टीज किस लिए हैं, ताकि हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन आपका ईजी हो जाए। ठीक है, अभी कभी आपको जैसे आपको जरूरत पड़ती है कि हमें कोई वैल्यू को ऊपर करना है तो ये आपका इंटरचेंज करने की प्रॉपर्टी है। अगर आप रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं तो आपका कोई भी, आपके पास दोनों वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इसकी हम बात करेंगे। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए अगर आप इसको R1 के लॉन्ग एक्सपेंड, मैंने एक्सपेंड करना सिखाया था आपकी पिछली एक्सरसाइज में, तो अगर आप इसको R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दें और इसको भी R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दें, किसी के भी लॉन्ग कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों जब वैल्यू निकलेगी दोनों हमेशा सेम ही आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, इफ एनी टू रोज एंड टू कॉलम। देखिए इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास क्या है कि रो को कॉलम में इंटरचेंज करें तो हमारे पास वैल्यू इक्वल होती है, लेकिन टू रो को और टू कॉलम को इंटरचेंज करें तो हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स तो चेंज नहीं होता लेकिन साइन आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि सपोज करो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स, सपोज दैट हमने 2x2 की ले रहे हैं, 2x2 की आप कैलकुलेशन दिखा करके दिखा रहे हैं, 4, 2, 6, 9 ये हमारे पास है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अच्छा 2 रो को इंटरचेंज कर रहे हो तो यहाँ पे 3x3 ले लेते हैं। ठीक है, 2x2 में फिर क्लियर नहीं होगा आपको। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू हमने ले ली 2, 7, 4, 3, 8, 9, 5, 1, 6। सपोज करें हम यहाँ पे इंटरचेंज करना चाहते हैं बाय इंटरचेंजिंग। ठीक है, क्या इंटरचेंज कर रहे हैं,
तो देखिए हम यहाँ पर R1 है, ये R2 है, R3 है, तो आपके पास दो रो है, किसी को भी इंटरचेंज कर रहे हैं, हम सपोज कर रहे हैं हम चेंज कर रहे हैं R1 चेंज टू R2, तो ये इंटरचेंजिंग का सिंबल है इस तरीके से। तो R1 को R2 में चेंज कर रहे हैं और R2 को R1 में, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। अगर दो रो को इंटरचेंज कर रहे हैं, ये देखिए R2 R1 में आपके पास चला जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, और ये इसको इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या होगा, 389 आपका R1 में हो गया और 274 हमारा R1 में हो जाएगा, और ये क्या आपके पास है 516। तो ये आपके पास क्या आ गया, इस तरीके से आप टू रो को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर टू रो को आप इंटरचेंज कर रहे हैं तो आपके पास माइनस साइन आता है। अगर इसी को अगेन हम यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हैं तो फिर माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कॉलम आपके पास प्रॉपर्टी होती है, अगर टू कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, आपका साइन जो है चेंज हो जाता है। तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। अगर इसकी वैल्यू आपके पास सपोज करो, इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करने पर हमारे पास 45 आए, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आएगी, -45, ठीक है, जब आप इस तरीके से टू रो को इंटरचेंज कर देंगे। तो ये प्रॉपर्टी सेकंड वाली क्लियर है, जल्दी से बोलो, सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर है? जल्दी से बताएं, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, प्रॉपर्टी क्लियर है ना, अंशिका, अजीत, अनामिका? तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। यस सर। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी, हाँ ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ये कह रहा है, इफ एनी टू रो और टू कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल। तो कहने मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी टू रो या टू कॉलम क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज 0, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ये है कि सपोज करें हमारे पास यहाँ पर है 2 3 5 और ये आपके पास है 4 6 9 और ये हमारे पास है 2 3 5। तो आप देख रहे हो यहाँ पे टू रो आइडेंटिकल है। कौन कौन सी रो आइडेंटिकल है, देखो ये देखो R1 क्या है 2 3 5 और R3 भी देखिए 2 3 5 है, ठीक है। तो आइडेंटिकल का मतलब ये है कि देखिए फर्स्ट ये आपके पास इसका जो फर्स्ट है, इसका फर्स्ट है आपके पास इस R1 और R3 में, तो ये 2 2 के इक्वल है, 3 3 और 5 5। तो यहाँ पर क्या है, R1 इज इक्वल टू R3। तो R1 इज इक्वल टू R3 है, तो ये आपका इसकी जो वैल्यू होगी सीधे आप 0 कर सकते हो बाय द प्रॉपर्टी, ठीक है। इसलिए प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करके क्वेश्चंस को काफी इजीली सॉल्व हो जाते हैं, आपको इसको एक्सपेंड भी नहीं करना पड़ेगा। आप बाय द प्रॉपर्टी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू R3 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। इसी तरीके से कॉलम की भी प्रॉपर्टी होती है, अगर टू कॉलम हमारे पास सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, 0 एक केस में और होता है, 0 और किस केस में होता है ये भी समझ लीजिए कि इसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख सकते हैं। 0 आपका एक केस में और रहा है, सपोज करो हमारे पास कोई भी रो और कोई भी कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हो जाए, ठीक है, 0 0 0 5 6 9 एंड 7 8 4। तो आप देख पा रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रो 0 है, फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी 0 हैं। तो इसका मतलब इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, बाय द प्रॉपर्टी ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी सिंगल रो हमारे पास एलिमेंट्स क्या है 0, या फिर कोई आपके पास कॉलम है उसके एलिमेंट 0 है, तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आपका ये जो 0 वाले केस हैं, दो आपके पास प्रॉपर्टी होती है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हो तो आपके पास 0 होगा, और इसमें आपके पास या फिर टू कॉलम या टू रो सेम हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये आपके पास इस तरह से इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, इसको देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 कह सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कह रही है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी रो में, देखिए हमने मैट्रिक्स में क्या बताया था कि मैट्रिक्स में जब आप किसी वैल्यू से, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट्स में जब आप मल्टीप्लाई करते हो अंदर, तो किसी भी एक रो में मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी एक कॉलम में केवल मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह से हमारे पास है। सपोज करें हमारे पास एक डिटरमिनेंट्स है और डिटरमिनेंट्स आपके पास है 2 3 5 एंड 7 8 9 एंड 4 2 6, ये हमारे पास डिटरमिनेंट्स है। और इसमें हम किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी कांस्टेंट से। तो सपोज करें हमने के कांस्टेंट का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो के इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 2 7 4 एंड 5 8 2 एंड 5 9 6। तो ये हमारे पास वैल्यू है। अब यहाँ पर हम k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए जब k का मल्टीप्लाई करेंगे, डिटरमिनेंट्स है, मैट्रिक्स अगर होता तो मैट्रिक्स में ईच एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करते, लेकिन जब डिटरमिनेंट्स है तो इसको हम केवल सिंगल रो में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सिंगल कॉलम में। तो सपोज करें हम इसको R1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो R1 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2k
5k और ये हो जाएगा 5k। तो देखिए केवल हमने R1 में अगर मल्टीप्लाई करो तो केवल R1 में ही मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी एलिमेंट्स आपके पास ऐसे ही रहेंगे। तो ये डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी है जो काफी यूज में आती है, ठीक है। अक्सर ये यूज में इस तरह से आती है कि हमारे पास कोई भी सिंगल रो में अगर कोई एलिमेंट कॉमन है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, या किसी सिंगल कॉलम में कोई एलिमेंट्स कॉमन है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। सपोज करो यहाँ पे k का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे l का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे n का मल्टीप्लाई है, तो आप R1 से ये कॉमन लेंगे k, यहाँ से l, यहाँ से m, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, k l m बाहर आ जाएगा और ये आपके पास डिटरमिनेंट्स हो जाएगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्लियर है। यहाँ पर जब आप k का मल्टीप्लाई करोगे तो किसी भी सिंगल रो में मल्टीप्लाई करेंगे या फिर सिंगल कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज करो हम R1 में मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, R2 में करना चाहते हैं, तो R2 में करना चाहते हैं तो क्या लिखोगे, 2 5 5 ऐसे लिख दोगे, 2 3 5 था ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 3 5 ऐसे लिख देंगे और लिखा पे 7k 8k 9k 4 2 6, ये आपके पास हो जाएगा। सपोज करो 8 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो क्या लिखोगे, 2 3 5 7 8 9 और यहाँ होगा 4k 2k 6k, ये हो जाएगा। मान लीजिए हम R1 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो कॉलम में करोगे तो सपोज करो 7 कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जाएगा 2k 7k 4k, बाकी एज इट इज लिख देंगे 3k 3 8 2 5 9 6। अगर हम C2 कॉलम में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आप लिखोगे 2 7 4 3k 8k 2k और यहाँ हो जाएगा 5 9 6। सपोज करें C3 कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इन दोनों को ऐसे लिख देंगे 2 7 4 3 8 2 और यहाँ पे जाएगा 5k 9k 6k। इस तरीके से आप वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स किसी डिटरमिनेंट्स में जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिंगल रो या सिंगल कॉलम में ही उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये कह रहा है कि इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 or more terms, then the determinants can be expressed एलिमेंट्स का सम है। तो आप उसको अलग अलग आपका उसी ऑर्डर पे आप उसको डिटरमिनेंट्स को लिख सकते हैं, ठीक है, राइट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए क्या है आपके पास, सपोज करें हमारे पास R1 रो में, ये R1 लिखा रहा, हम C1 में भी लिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। C1 में सपोज करें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं, ये हो जाएगा B प्लस M और ये हो जाएगा N प्लस, ठीक है, C प्लस N। और यहाँ पर आपके पास ABC हो गया D E F G H I, ये हमारे पास तो मैट्रिक्स है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस कॉलम में दो नंबर्स का क्या है, सम है। तो आप इसको जब आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ABC D E F एंड G H I, इसको हमने डिटरमिनेंट्स में लिखा और प्लस करके क्या लिखेंगे, प्लस करके हम नेक्स्ट वैल्यू जो आपके पास होगी, ये देखिए ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी L M N, ये अलग कर दिया और ये आपके पास ऐसे ही रहेंगे, इनसे कोई आपके पास चेंज नहीं होगा, D E F और ये होगा G H I। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको अलग अलग कर सकते हैं। और ये देखिए ये आपके पास ऐसी वैल्यू लिखी रहेंगी सेकंड और थर्ड कॉलम में जो है। तो आप इस तरीके से आपके पास अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो इन प्रॉपर्टियों का जहां पर जैसा यूज होगा इस क्वेश्चंस में, उसके अकॉर्डिंग हम इनका यूज करते हैं, ठीक है, कैसा जिस हमारा यूज आएगा। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास ऑपरेशंस की प्रॉपर्टी है। तो ऑपरेशन जैसे मैंने आपको उसमें सिखाया था, आपका ए इनवर्स निकालने में जो ऑपरेशंस लगाते थे, तो वैसे ही आपके पास यहाँ भी ऑपरेशंस हैं, ठीक है। तो वहां पर देखिए जब ऑपरेशन आपने लगाया था ए इनवर्स निकालने में, तो हम रो ऑपरेशन अगर था तो रो ही ऑपरेशन का यूज कर रहे थे, कॉलम ऑपरेशन था तो कॉलम ऑपरेशन का यूज कर रहे थे पूरे में, ठीक है। तो वहां पे मैंने केवल रो ऑपरेशन को ही बताया था। अब यहाँ पे जब हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं तो देखो किस तरह से लगाते हैं कि ये कह रहा है इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो or column are added, then the value of determinants remains the same. That is, the value of determinants remains same if apply the operations Ri tends to Ri plus K times of Rj or Ci tends to Ci plus K times of Cj। मतलब अगर आप किसी भी रो में इंटरचेंज करना चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए R1 सपोज दैट R1 में इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे R1 tends to, और अगर R1 tends to लिख रहे हैं तो यहाँ पे R1 में आप किसी भी रो में किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आप उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कॉलम ऑपरेशन भी आपका है। तो ये आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो 7 नंबर आपके पास क्या है कि अगर हम बात करें Ri tends to Ri plus K times of Rj and Ci tends to Ci plus K times of Cj। बस ये हमें ध्यान रखना है जब ये प्रॉपर्टी आप लगाते हैं, अगर यहाँ पे R1 है तो यहाँ पे R1 ही पहले आएगा, अगर यहाँ पे R2 है तो R2 ही पहले आएगा, ठीक है। आप इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से आपके पास प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये प्रॉपर्टीज हैं, तो इनका हम लोग क्वेश्चन पे यूज करेंगे। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं और किस तरह से क्वेश्चन लगेंगे इनको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा इसमें काफी लोग ग्रुप से हट गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ग्रुप से हट गए हैं, इनको बाद में बताया जाएगा सबको अच्छे से, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक आध क्वेश्चंस को देख लेते हैं किस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस लगेंगे।
तो सपोज करें हमारे पास एक डिटर्मिनेंट्स है, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये कह रहा है, देखिए विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस टर्म। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस नहीं आने हैं, लेकिन आप इसको समझ लीजिए किस तरह से करेंगे आपके लिए। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें यूज आपका होगा, तो आप आसानी से यूज कर पाएंगे जब ये चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, तो सपोज करें हमारे पास ये डिटर्मिनेंट्स है और इसको जीरो प्रूफ करना है, लेकिन आपको एक्सपेंड नहीं करना है, आपको बिना एक्सपेंड किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए हम लोग ऑपरेशन का यूज करेंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 12 है आपका, पहले हम इसी को लगा रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट्स है आपके पास x प्लस वाई z1, फिर हमारे पास है y प्लस जेड, और यहाँ पर क्या है x1, और ये हमारे पास है z प्लस एक्स y1 और इज इक्वल टू 0। ये आपको बिना एक्सपेंड किए हुए इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये हमारे पास है x प्लस वाई z1 y प्लस जेड x1, और फिर हमारे पास है z प्लस एक्स y1, ये हमारे पास वैल्यू है। अब देखो मैंने आपसे कहा था, आपने जितने भी ऑपरेशंस पढ़े हुए हैं आपको ये देखना है कि कौन सा ऑपरेशंस लगाने से ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा। ठीक है, और आसानी से वैल्यू हमारे पास निकल सकती है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, हमने ये जो अपने ऑपरेशंस लगाया था कि किसी भी रो में किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आप उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है और इससे क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व होता है। ठीक है, और ये जो कॉमन वाला ऑपरेशन प्रॉपर्टी थी वो भी काफी अच्छा ऑपरेशन है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ क्वेश्चन को देखें, अगर इसको इससे ऐड कर दें, ठीक है, ये देखिए इसको इससे ऐड कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई जेड, यानी R1 में इंटरचेंज करना चाह रहे हैं, R1 में इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, R1 टाइम्स 2। कैसा इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 प्लस R2 को ऐड कर रहे हैं। तो देखिए ऐड कर रहे हैं तो क्या इससे मिल रहा है, यहाँ पर हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इंटरचेंज R1 में है, बाकी में कोई चेंज नहीं है, इसको आप ऐसे लिख दें। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन मिल रहा है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर है, कॉमन मिल रहा है। R1 से क्या कॉमन है, तो आपके पास प्रॉपर्टी कह रही थी अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर कोई वैल्यू कॉमन है तो आप उसको, कोई फैक्टर कॉमन है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, पूरी डिटर्मिनेंट्स में इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, टेकिंग फैक्टर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, टेकिंग फैक्टर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1। तो R1 से हमने क्या किया, अगर हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो ये देखिए आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए ऑपरेशंस कर लगाने के बाद अगर कोई वैल्यू कॉमन मिलती है तो आप उसको कॉमन जरूर लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1z1 और ये हो जाएगा 1x1 और ये देखिए क्या आ गया 1y1। अब आप यहाँ पे देख रहे हो दो रो आपके पास आइडेंटिकल है, यहाँ पे देखिए R1 और R3 आइडेंटिकल हो गई हैं। तो अगर हम कहते हैं सिंस R1 इज इक्वल टू R3 तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो देखिए अब बिना आपने इसको एक्सपेंड किए हुए बाय द ऑपरेशन इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, और ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। इस तरीके से आप इसका प्रूफ कर पाएंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन क्लियर है बेटा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो बेटा। Yes, क्वेश्चन sir. क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी लोगों को तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन इजीली हो जाता है। तो आप इसके जो एग्जांपल्स के क्वेश्चन हैं इसको आप ट्राई करिएगा। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, बाकी आप एक्सरसाइज को ट्राई करना, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका सिलेबस से हटा हुआ है। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप उसको कमेंट करके व्हाट्सएप में बता दीजिएगा, तो मैं फिर उसको बता दूंगा कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं पहले हम लोग। एक्सरसाइज 4.2 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7। देखो ये 1 to 5 में थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक है, ये 6 और 7 ये आपको इस पे आप ऑपरेशंस मतलब एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास ज़्यादा वैसे होंगे, तो सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं होते कि विदाउट एक्सपेंडिंग हो जाए, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 to 5 तक आपको लगाना है। ठीक, ये 1 to 5 तक ही है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, आपको 0 प्रूफ करना है और यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी बिना एक्सपेंड किए हुए क्वेश्चन को प्रूफ करना है। तो एक्सरसाइज 4.2। अच्छा अभी आप बताइएगा ऑपरेशंस क्या होगा, ध्यान से बताइएगा क्या ऑपरेशन होगा, क्योंकि इसमें जितना आप अच्छा ऑपरेशन सोचेंगे उतना अच्छा आंसर निकाल पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जेड फर्स्ट कॉलम में, ए बी सी सेकंड कॉलम में, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी आपका थर्ड कॉलम में है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ करना है, prove that determinants of x y z a b c and x plus a y plus b और ये आपके पास है z plus c और इज इक्वल टू क्या है 0।
अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास है एक्स वाई जेड, ये हमारे पास है ए बी सी, और ये हमारे पास है एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, और ये हमारे पास है जेड प्लस सी। अब यहाँ पर सोचिए क्या ऑपरेशंस लगाएं, इससे क्वेश्चन आपका इजी सॉल्व हो जाए। जरा देखिए, सोच के देखिए क्या ऑपरेशन लगाएं, फिर हम आपको बताते हैं। बताइए जल्दी से। सोच के बताइए जरा क्या ऑपरेशन लगाएं ताकि क्वेश्चन काफी इजी हो जाए। जितना अच्छा ऑपरेशन सोचेंगे उतना आसानी से कैलकुलेशन होगा इसका। ये देखिए, अगर सेकंड कॉलम को इससे माइनस कर दें थर्ड कॉलम में, ठीक है, क्योंकि रो और कॉलम दोनों एक साथ तो नहीं ले सकते, अलग अलग स्टेप में लगाए जा सकते हैं। देखिए अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगा दें, इस कॉलम को, सेकंड कॉलम को अगर थर्ड कॉलम से माइनस कर दें तो एबीसी कैंसिल एक्स वाई जेड आ जाएगा, और दो रो कॉलम सेम तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, समझा रहे? ये फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे। हाँ ये भी ठीक है, अगर आप फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दें तो x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए आपके पास ये हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो वो भी आपके पास सेम है, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये होता है जितना इजी कर सको, तो इजी क्या होगा कि हम सिंगल सिंगल वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो दोनों चीजें सही है। देखिए हम माइनस वाला ही कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, C3 पे आप लगा सकते हो, C3 टेंस टू C3 माइनस C2। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, चेंज किस में है, C3 में, तो इसको इससे माइनस कर रहे हैं तो क्या आ गया, एक्स वाई जेड। तो आप देख रहे हैं दो कॉलम सेम हो गया, C1 इज इक्वल टू C3, तो आइडेंटिकल हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और अगर आप करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, C1 प्लस C2, C1 टेंस टू C1 प्लस C2, तो x प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, फिर C1 C3 सेम हो गया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऐसा भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो क्वेश्चन क्लियर है कैसे लगाएंगे? जब बाकी जिन लोगों ने नहीं देखा होगा yes. तो इसका वीडियो डाल दिया जाएगा, तो इसको अच्छे से देख लेना दोबारा से। क्लियर है सभी को? अंशिका, अनामिका, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस? सर अब देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन से कर रहे हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, माइनस बी, सी माइनस ए, माइनस बी, बी माइनस सी, और इसको 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पहले हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब इसके बारे में ऑपरेशन सोचिए क्या हो सकता है भाई। देखिए अगर हम तीनों को ऐड कर दें, देखो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से कैंसिल, ये भी तीनों कैंसिल हो जाएगा, ये भी तीनों कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, 0, और 0 हो गया तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। देखिए ऑपरेशन लगाना सीख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपके पास यूजफुल होगा। इन तीनों को ऐड करो और R1 में रखेंगे। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करो, कितना आएगा, 0, इन तीनों को ऐड करो 0, इन तीनों को ऐड करो 0। ठीक है, और R1 में चेंज है, बाकी इसी में चेंज नहीं है, उसको ऐसे ही लिख दिया। अभी देखो हमारे पास प्रॉपर्टी लग रही है, मैंने कहा था कोई भी रो या कोई भी कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं अगर वो 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो बाय द प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, और आपका राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्लियर हो रहा है बेटा? अच्छा, थर्ड नंबर देखो, 2 3 5 7 8 9 65 75 86 और 0 प्रूफ करना है। चलिए इसको ट्राई करते हैं एक बार, थर्ड क्वेश्चन को। ये हमारे पास क्या है, 2 3 5 7 8 9 65 75 86, और क्या प्रूफ करना है, आपका 0 होना चाहिए। चलिए लेफ्ट साइड लेते हैं। अब आप सोचिएगा क्या ऑपरेशन है आपके पास। आप देख पा रहे हो कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबको बिना एक्सपेंड के ही सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन होता है, डिटरमिनेंट्स अक्सर क्या होती है कि आप उसमें सॉरी प्रॉपर्टी लगा करके ही आप इसको एक्सपेंड करते हैं। अब इसके बारे में सोचिए भाई क्या हो सकता है, जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा ऑपरेशन बनेगा यहाँ पर। बताइए भाई क्या ऑपरेशन लग सकता है, सोचिए। अब देखिए अगर इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 63 होगा, और 63 को 65 से माइनस करो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करो 72, और 75 से 72 को माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। देखिए इससे आइडेंटिकल होता जा रहा है, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 81, और माइनस करेंगे तो ये आपके पास 5 हो गया। ठीक है, तो क्या ऑपरेशन निकला, इंटरचेंज करते हैं C3 में। अब यहाँ पे देखिए ऑपरेशन हम ऐसे निकाल रहे हैं कि हम जो भी वैल्यू हो ज़्यादा कम से कम इसको आप बना सको। ठीक है ना, जितना अच्छा कैलकुलेशन कर सको। तो इसमें क्या कर रहे हैं, C3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, C3 माइनस 9 C2 कर रहे हैं। तो ये हो गया 2 3 5, ये आपके पास है 7 8 9। अब इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करना है, तो क्या हो गया 2, इसमें करेंगे आपके पास हो गया 3, और इसमें हो गया 5। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो
कॉलम आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। C1 और C3 आइडेंटिकल हो गए, वैल्यू हो गई 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ये हमारे पास क्या है 1 1 1, फिर हमारे पास है BC CA AB, और ये हमारे पास है AB प्लस C, BC प्लस A एंड CA प्लस B इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। अब जरा इसमें ऑपरेशन सोच के देखिए क्या हो सकता है, सोच के देखिए भाई क्या ऑपरेशन हो सकता है। तो वो ऐसा नहीं है कि हमारे पास आपका प्रॉपर्टी से ही आपके पास डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आपको एक्सपेंड भी करना C2 पड़ता है। एक्सपेंड कब, हाँ एक्सपेंड कब करते हैं हम लोग कि इस तरह से क्वेश्चंस को इजी कर लेते हैं, और इजी करने के बाद हम अधिकतर ये करते हैं कि 0 बनाते हैं, और या फिर आपका कॉमन ले जाए तो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा हम करते हैं, और फिर इसके बाद जब जितनी वैल्यू कम हो जाती है उसके बाद हम एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। अब ये तो काफ़ी ईजी हो जा रहा है क्वेश्चन कि हमारा सीधे आपको बिना एक्सपेंड के क्वेश्चन लग जा रहा है, तो वो काफ़ी आपका आसान हो जा रहा है क्वेश्चन। लेकिन सब में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन के साथ ऐसा नहीं होता, एक्सपेंड आपको करना ही पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप बिना ऑपरेशन लगाए आप किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं। अगर आप इसको ऐड कर दो, ध्यान से देखो, AB प्लस BC प्लस C आएगा, इसको ऐड कर देंगे, AB प्लस BC प्लस C, AB प्लस BC प्लस C, कॉमन मिल गया, हमारे पास वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर हुआ? क्या ऑपरेशन निकला? C2 टाइम्स 2 C2 प्लस C3। Yes. तो ये हो गया 1 1 1, इसको ऐड करिए AB प्लस BC प्लस C, इसका मल्टीप्लाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिएगा और इसे ऐड कर दीजिए, तो ये आ गया। यहाँ भी क्या बन गया? AB प्लस BC प्लस C है। यहाँ भी इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है? AB प्लस BC प्लस C है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है? कॉमन वाली। ये AB प्लस C है, ये आपके पास BC प्लस A है, और ये हमारे पास CA प्लस B है। तो यहाँ पर क्या है? टेकिंग फैक्टर AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C2। टेकिंग फैक्टर AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C2, वी गेट। तो क्या वैल्यू हो गई? AB प्लस BC प्लस C हमारे पास बाहर आ गया। ठीक है, कॉमन आ गया आपके पास। टेकिंग फैक्टर यहाँ पे लिख लीजिएगा, कॉमन फ्रॉम C2। तो वैल्यू क्या आ गई? 1 1 1, और C2 कॉलम में 1 1 1। यहाँ क्या बच रहा है? AB प्लस C, BC प्लस A, और यहाँ हो रहा है CA प्लस B। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये आइडेंटिकल हो गया C1 C2, और अगर ये आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वैल्यू क्या हो गई? 0, आपका राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो बाकी क्वेश्चंस का आप ट्राई करिएगा, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे हम लोग एरिया ऑफ ए ट्रायंगल को देखेंगे। ओके, गुड बाय। अब आगे जिन लोगों ने ना देखा हो, इसको वीडियो डाल देंगे थोड़ी देर में, तो आप इसको देख लीजिएगा। Okay, sir. थैंक यू, Goodbye, गुड sir. बाय।